हाँ जी, नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी, लेसन 4, 3 चैप्टर अपनों ने पूरे क्लोज कर दिए हैं। उनकी पोइम वगैरह सब कंप्लीट है अपनी, ठीक है। लेसन 4 क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। ये अन्य कहो इसे, चाहे एनी कहो, एनी फ्रैंक, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है और ये पार्ट के बारे में है। इस पार्ट के बारे में, पार्ट आपका एक्चुअल में स्टार्ट होता है यहां से। कहां से भैया? इस जगह से, ठीक है। लेकिन मैं आपको पहले ये पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा, आपको पता लगेगा कि एनी फ्रैंक जो है कौन है और कैसी लड़की है, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आप थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको आराम से ये दिख जाएगा। चलिए, जरूरत लगेगी तो फिर और अपन इसको बड़ा कर लेंगे, ठीक है। एक सेकंड, पेन कहां गया अपना? ये रहा। देखिए, ये है एनी फ्रैंक का फोटो, ठीक है। ये कह रही कि दिस इज द फोटो आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल दैट टाइम। वो कह रही कि ये मेरा सबसे अच्छा फोटो है, ये वाला एनी फ्रैंक का। देन आई वुड मे बी हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड। ये ऐसा फोटो है कि अगर इसको उस समय बताया गया होता तो मैं आज हॉलीवुड में आती, हॉलीवुड में हो सकती थी, है ना। ऐसा कुछ वो कह रही है, ऐसा कुछ एनी फ्रैंक का कहना है। 10 अक्टूबर 1942 को जन्म हुआ था एनी फ्रैंक का, ठीक है। एनी फ्रैंक याद रहेगा। बहुत इंटरेस्टेड पार्ट है, इसके बारे में जानकारी लोगे तो आपकी आंखें खुली खुली रह जाएगी। इतना जबरदस्त पार्ट है, ठीक है। और ये पार्ट कब बना? जब ये एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई उसके बाद इनकी डायरी मिली लिखी हुई, ठीक है। तो वो डायरी जो है उसको अंग्रेजी में पब्लिश करवाया गया। वो पहले डच भाषा में लिखा हुआ था। कौन सी भाषा में? डच में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसकी जानकारी लेते हैं एनी फ्रैंक के बारे में। उसका जीवन कैसा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए, ये एनेलाइज मेरी एनी फ्रैंक, ये इसका पूरा नाम है। अभी परीक्षा में पूछ लें कि इसका पूरा नाम क्या था, तो ये था एनेलाइज मेरी एनी फ्रैंक, ठीक है। 12 जुलाई 1929 से फरवरी मार्च 1945। ये 1929 से लेकर 1945, ठीक है। और ये फोटो कब की है भाई? ये जन्म नहीं था, सॉरी मैंने जन्म कह दिया था आपको। ये फोटो 1942 की है इसकी, एनी फ्रैंक, ठीक है। 10 अक्टूबर 1942 की इनकी फोटो है ये, ठीक। और इसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को और मृत्यु कब हुई थी? फरवरी मार्च के आसपास। एग्जैक्ट टाइम नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मृत्यु तो एग्जैक्ट टाइम पे होती है, कोई मरता तो उसकी तारीख होती है पक्की, इसकी नहीं है। क्यों? बताऊंगा अभी मैं आपको। ये जब मैं पूरा पढ़ लूंगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मृत्यु का पता नहीं है कब हुई, मरी कि नहीं मरी, जी रही कि नहीं जी रही, है ना। देखना, वहां जर्मन, देखो एनी फ्रैंक जो थी वहां जर्मन बोर्न इन जेविस गर्ल हु रोट वाइल इन हिडिंग विथ हर फैमिली। ये जर्मन लड़की है, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। जेविस का मतलब होता है यहूदी, ठीक है। जेविस का मतलब क्या होता है भाई? यहूदी, ठीक है। तो यहूदी धर्म को मानने वाली लड़की थी, कुल मिला के क्रिश्चियन थी। और वाइल इन हिडिंग, हिडिंग मतलब छिपी हुई थी, विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स, अपने परिवार और 4 दोस्तों के साथ छिपी हुई थी। क्यों छिपी हुई थी? देखिए आप, इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग इन जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकंड। जर्मनी में जन्म हुआ। जर्मनी ने क्या किया कि नीदरलैंड पर आक्रमण किया। और नीदरलैंड पर आक्रमण किया, क्यों किया? उस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था और ये जो लोग हैं उस समय नीदरलैंड में छिपे हुए थे। कहां छिपे हुए थे भाई? नीदरलैंड में, ठीक है। जर्मनी में जन्म जरूर हुआ लेकिन नीदरलैंड के थे, नीदरलैंड में छिपे हुए थे और जर्मनी ने नीदरलैंड पर आक्रमण कर रखा था, इसलिए। हर फैमिली हैड मूव्ड एट एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजी चेंज ओवर इन जर्मनी। जब नाजियों की सत्ता आई तो ये लोग वापस कहां आ गए भाई? जर्मनी आ गए, एम्स्टर्डम आ गए जर्मनी में, ठीक है। बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन ये लोग फिर फंस गए जब नाजियों ने भी क्या किया भाई? इतना अत्याचार बढ़ा दिया।
अत्याचार बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जैसे आजकल अपने देश में, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बढ़िया चल रहा, लेकिन कई बार हम सोचते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम को बहुत बढ़ावा मिलता है आजकल, कि मुस्लिम खतरे में है, हिंदू सोचते हैं कि हम खतरे में है। कोई कुछ भी खतरे में नहीं है। भारत जैसा सुरक्षित देश इस धरती पे कहीं नहीं है ना। आज की परिस्थिति देख लीजिए आप, आसपास की दुनिया, अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, इधर आप देखिए तालिबान देख लीजिए, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब देख लीजिए, रूस देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए। आप मैंने जो नाम लिए ना, इन देशों में पिछले 5 सालों के अंदर युद्ध हो गए और भयंकर युद्ध हुए। भारत में क्या हुआ? अरे साला मेरे आप देखिए, मेरे क्या मतलब, करीब 100 सालों में इतना भारी युद्ध नहीं हुआ। तो ये बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया देश है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ। लेकिन उस समय क्या था, ये इस प्रकार की परिस्थितियां थी, धर्म के ऊपर बहुत अत्याचार थे। एक धर्म वाले लोग दूसरे धर्म वालों को मारपीट करते थे, और ये नाजियों ने क्या किया भाई, ये इन लोगों पर, यहूदियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया। यहूदियों को दिखान मार देते थे, ऐसा था, ठीक है। एज पर सेक्यूशंस जेंड इन द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। जेविश पॉपुलेशन क्या थी भाई, बहुत ज्यादा थी उस समय, तो उनको क्या करते थे ये नाजी क्या करते थे, उनको मार देते थे। द फैमिली वेंट इनटू हिडिंग इन जुलाई 1942। इनके जो परिवार हैं, यहूदियों को मार रहे थे नीदरलैंड में, तो इनका परिवार जो थे, इन्होंने क्या किया, 1942 में फिर छिपे। मतलब इस लड़की के जन्म से लेकर छिपने भगने का ही काम कर रही है, ठीक है। इन हिडन रूम इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक, पिता का नाम ऑटो फ्रैंक है, ऑफिस बिल्डिंग, अपने पिताजी के ऑफिस की जो बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में एक हिडन रूम था, खुफिया कमरे थे, खुफिया, जिनकी पता नहीं चले आसानी से, ऐसे कमरे थे। उन कमरों के अंदर वो छिप गए। आफ्टर 2 ईयर इन हिडिंग्स, 2 साल तक कमरों में छिपे रहे। चलो मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं तो आप क्या कहोगे, मुझे तो बंद कर रखा था। नहीं, मैं आपको छिपाऊंगा, है। ये छिपे रहे 2 साल तक, एक कमरे के अंदर छिपे रह सकते हो आप, ये लोग रहे, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर इन हिडिंग द ग्रुप वाज बेट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर अन्य डाइड of Typhus in Bergen-Belsen within day of her sisters Margot Frank। बहुत सारी बातें इसने बता दी इतनी सारी लाइनों में। जब ये वहां छिपे हुए थे तो वहां से इनका जो ग्रुप है उसको बाहर लाया गया, और वहां से ये कहाँ गए भाई, ये कंसंट्रेशन कैंप गए। कंसंट्रेशन कैंप का मतलब कि वहां शरणार्थी स्थल है ना, तो शरणार्थी स्थल उनको कहते हैं अपन, जहां जैसे मान लीजिए कि मैं भी भिखारी, ये भी भिखारी, ये भी भिखारी, ये भी भिखारी, 4 भिखारी हो तो मिलकर इकट्ठे रहने में अच्छा मजा आएगा। चल तू ही मारा शेर, मुझे थारा शेर, चलो हंडे नहीं है, तो मेरा कोई नहीं, तेरा भी कोई नहीं, तो हम एक दूसरे के, और क्या। ऐसे ही इन लोगों के साथ हुआ। ये लोग भी वहां गए जहां इनके जैसे पहले थे, उन सबको एक जगह रखा, ठीक है। उनको कह रहे थे अपन कि ये जो कंसंट्रेशन कैंप है, इन सबको कहते थे मतलब आश्रित थे ये दूसरों पर, इनके ऊपर अत्याचार हो रहा था सबके ऊपर, वो सब एक ही जगह, ठीक है, ऐसा। वेयर अन्य डाइड ऑफ थाइपस इन बर्गेन बेल्सन। ये बर्गेन बेल्सन नाम की एक बीमारी हो गई थी, ये थाइपस थी, इसे हम कहते हैं थाइपस का मतलब टाइफाइड होता है एक तरीके से, है ना। तो बर्गेन बेल्सन नाम की एक बीमारी हो गई थी, किनको, इनकी बहन को हुई थी, मार्गोट फ्रैंक। तो मार्गोट फ्रैंक जो थी, उनकी मृत्यु के कुछ दिनों बाद ही, पहले तो बहन मरी और उसके कुछ दिन बाद ही अन्य की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। कब हुई भैया, ये 1942 में। ये 1942 के कहा, ये देखिए आप कहां दिखा रहा है, ये 1945। तो ये 1942 की बात है, जब ये वहां रुके, फिर 2 साल ये घुसे रहे अंदर, 44 हो गए, है ना। तो आसपास फरवरी मार्च 1945 के आसपास इनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। ये 42 में वहां छुपे थे और 2 साल कमरे में बंद रहे, फिर बाहर आए, फिर इनको बीमारी हुई, इनकी बहन मार्गोट फ्रैंक को मृत्यु हुई, तो अन्य फ्रैंक की भी उनके आसपास ही उस दिनों में, ये देखो विथिन डेज, ये लिखा है विथिन डेज ऑफ हर सिस्टर्स, उसकी बहन की मृत्यु के दिनों के दौरान ही अन्य की भी मृत्यु हो गया तो आती, ठीक है। कोई 1-2 साल के बच्चे नहीं थे, 15-15, 20-20 साल के, देखिए 29 से 45, 16 साल की बच्ची थी, ठीक है। 16 साल की उम्र में मृत्यु हो गई अन्य फ्रैंक की, ठीक है। तो ये हर फादर ऑटो
आगे थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूं, दिख नहीं रहा अपने को। चलो देखो, ये कह रहा है कि हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप्स, उनके ग्रुप में जितने भी लोग थे, उनका पूरा परिवार, 4 दोस्त, उनमें से ओनली सर्वाइवर रिटर्न टू द मास्टरडम। उसके पिताजी अकेले बचे, सब मर गए थे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब मरते गए मरते गए मरते गए, सिर्फ पिताजी बचे ऑटो। आफ्टर द वॉर एंडेड, जब ये युद्ध खत्म हो गया, सब शांति हो गई चारों तरफ, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, तब उनको ये अन्य की लिखी हुई डायरी मिली घर पे, जिसका अब ये पाठ पढ़ेंगे अपन अभी, है ना। ये पाठ नहीं है, इसके बारे में है तो भी ठीक है। कन्विंस्ड दैट इट वाज ए यूनिक रिकॉर्ड, दे टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ यंग गर्ल। डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से इसको पहले इसका नाम ये रखा और इसको पब्लिश करवाया गया था अंग्रेजी में, ठीक है। उसने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया था इस डायरी में, ठीक है। द डायरी वाज गिवन टू अन्ने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicle the event of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। ये कह रहा है कि ये जो डायरी है, ये डायरी इसके पिताजी ने इसको 13वें जन्मदिन पर दी थी, ठीक है। और इस डायरी के अंदर जो ये क्रॉनिकल्स, इसके अंदर जो मैटर है, ये जो पाठ है, ये डायरी जो लिखी हुई है, ये डायरी 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 के बीच की बातें इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है। क्यों भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि इसका जो जन्म है ना, 13 साल 13वें बर्थडे पे दिया गया था। 13वां बर्थडे, स्वाभाविक सी बात है कि 13वां बर्थडे 42 को आया होगा, 29 में जन्मी है तो, है ना। तो ये उसकी डायरी मिली, उसके बाद उसने लिखना शुरू किया, और ये 1 अगस्त 1944 से 45 में मरी गई थी बेचारी, है ना। तो इसके बीच की है इसमें लिखी हुई बात है। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेज। ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी, लेकिन उसको बाद में कई भाषाओं में लिखा गया, कई भाषाओं में। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, और ये बाद में दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बनी। इसको सबसे ज्यादा लोगों ने पढ़ा। एनी फ्रैंक ने इसे 13 साल की उम्र में से लेकर 15 साल की उम्र के बीच में लिखा, तो अपनी भाषा में लिखा, डच भाषा में, और फिर इसको अनेक भाषाओं में प्रकाशित किया, और दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक ये बनी। देयर हैव आल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, इसके ऊपर कई सारी फिल्में बन चुकी हैं, टेलीविजन नाटक बन चुके हैं, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, थिएटर का मतलब जानते हैं आप, रंगमंच, है ना, जैसे तेजी का खेल होता है ना, वो हो चुके हैं। एंड इवन एन ओपेरा, ओपेरा भी बन चुका है इसके ऊपर, बेस्ड ऑन द डायरी, इस डायरी के ऊपर, डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशंस। ये नाजियों के अत्याचार के बारे में इस डायरी में खूब लिखा गया है, सब सारी चीजें उन्होंने बताई विस्तार से। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। होलोकॉस्ट विक्टिम्स का मतलब होता है नाजियों द्वारा जो अत्याचार हुए हैं उनके बारे में एनी फ्रैंक ने उसमें बहुत बढ़िया बात की है। और एनी फ्रैंक जो है ये रिनाउंड और सबसे ज्यादा डिस्कस की गई, एनी फ्रैंक को सबसे ज्यादा उस समय डिस्कस किया गया, लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्कस किया इसके बारे में, इस नाम के बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा बात की, ठीक है। जब भी इसकी बात होती थी यहूदियों के अत्याचार की, तो एनी फ्रैंक का नाम उसमें जरूर आता था। ये ऐसा इस पाठ के बारे में है। अब यहां से इसका जो हमारा पाठ है एक्चुअल में, वो ये यहां से है। कहां से? इस जगह से, ये यहां से। राइटिंग इन ए डेयरी इज ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब अनुभव होता है, जैसा कि मुझे हो रहा है। मुझे नहीं हो रहा, उसको एनी फ्रैंक को हो रहा है, जिसने लिखा पहली बार 13 साल की उम्र में। उसके पिताजी ने उसको डायरी गिफ्ट की, फिर डायरी में अन्य ने लिखना स्टार्ट किया।
तो उसको, अब जैसे मान लो मैं आप सभी को डायरी दे दूं एक एक, फिर आपसे कहूं कि इस डायरी को भरना है, आपके मन में आओ जो लिखो, आपके मन की बातें लिखो, पिताजी दादाजी की बातें लिखो, हैं नाना जी दादी, कौन लिखता है सर दादाजी पापा जी की बातें, हैं हमारी उम्र ही क्या है, देखो कैसे थोड़ी, हमारी उम्र दादाजी की बातें लिखने की है क्या? हाँ ठीक है, तो आपकी जो भी लिखने की इच्छा हो वो लिखो, पर मुझे देनी है ऐसा लिखना, है ना। ऐसा मत लिख देना कि मसाला वाली बातें लिख दो, फिर मैं वो तीखी ज्यादा हो जाए, फिर देखने में शर्म आए मेरे को, तो ऐसा मत लिखना आप, है ना। हालांकि मैं आपको कोई डायरी वायरी नहीं दे रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ चलिए, तो ये जो चैप्टर है आपका एक्चुअल में वो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइटिंग से स्टार्ट करेंगे अपन इसको। अच्छा सर चलो ठीक है, बाकी मैंने इस पार्ट के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस दे दी, तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छा समझ में आएगा। अब उसके बारे में हमने पहले जान लिया तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अपन, और बहुत जल्द मैं आप लोगों का कोर्स पूरा करूंगा, उसके बाद ग्रामर की वीडियो बनाऊंगा, ग्रामर एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए फ्रेश वीडियो आएंगे आपके, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।